बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा लेक्चर 6 है। बच्चों, अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे इंडियन आइकोनोग्राफी, यानी कि बच्चों भारतीय मूर्ति विज्ञान या तो बोले देव मूर्ति कला। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कम into begin in the 2nd century BCE in Afghanistan and neighboring region. It had Greek and Persian influence. 2nd सेंचुरी BCE में अफगानिस्तान और उसके आसपास के इलाके यानी कि नेबरिंग रीजन में गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की शुरुआत हुई। मतलब बच्चों कम इनटू बिगेन। इस आर्ट स्टाइल पर ग्रीक यानी यूनानी और पर्शियन यानी कि फारसी कला का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस यानी कि असर था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आजकल के गाने में हम लोग इंडियन म्यूजिक के साथ वेस्टर्न बीट मिक्स कर देते हैं, वैसे ही गंधार के कलाकारों ने भारतीय मूर्तियों को ग्रीक और पर्शियन स्टाइल के कपड़े और लुक देखकर बनाना शुरू किया था। द फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी CE दैट इज द कुशाना पीरियड सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। 1 से 3rd सेंचुरी CE के बीच यानी कुशाना पीरियड, कुशान राजाओं के समय में एक और नया आर्ट स्टाइल आगे बढ़ा जिसका नाम था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे एक तरफ मुंबई का फैशन चल रहा हो और दूसरी तरफ दिल्ली का अपना नया स्टाइल आ जाए, वैसे ही गंधार के साथ साथ यूपी के मथुरा में मूर्तियों का अपना एक नया देसी स्टाइल पॉपुलर हुआ। द मथुरा स्कूल लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी। इसी मथुरा स्कूल ने भारत में इंडियन आइकोनोग्राफी की फाउंडेशन यानी कि नींव रखी थी। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, मथुरा के कलाकारों ने ही सबसे पहले तय करना शुरू किया कि हमारे देवी देवताओं के चेहरे और मूर्तियां दिखने में कैसी होनी चाहिए। आइकोनोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड एवरीथिंग अबाउट मेकिंग ऑफ इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। आइकोनोग्राफी ज्ञान की वह ब्रांच यानी शाखा है जिसमें देवी देवताओं, गॉड एंड गॉडेसेस की मूर्ति यानी इमेज बनाने से जुड़ी हर एक बात, एवरीथिंग शामिल होती है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे ड्राइंग की क्लास में टीचर सिखाते हैं कि आँख कहाँ बनानी है और हाथ कैसे बनाना है, वैसे ही आइकोनोग्राफी एक पूरी पढ़ाई है जो सिखाती है कि भगवान की मूर्ति के हाथ में क्या होगा, वे किस आसन में बैठेंगे और उनका रूप कैसा होगा। द कुशाना किंग मेड यूज ऑफ इमेज ऑफ वेरियस डेटीज ऑन देयर कॉइन्स। कुशाना किंग यानी कि कुशान राजाओं ने अपने समय के सिक्के यानी कि कॉइन पर अलग अलग देवी देवता यानी कि वेरियस डेटीज की इमेज यानी तस्वीर का इस्तेमाल यूज किया था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे आज हमारे देश के सिक्के पर अशोक स्तंभ या नोट पर गांधी जी की फोटो होती है, वैसे ही कुशान राजाओं ने सिक्कों पर भगवान की फोटो छपवाई थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर द आइकोनोग्राफी रूल वेर फॉर्मुलेट एंड स्टैंडर्ड फॉर अ स्कल्पचर आर्ट वेर सेट। गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्त साम्राज्य के समय मूर्तियों को बनाने की पक्के नियम यानी कि आइकोनोग्राफी रूल्स लिखे गए, फॉर्मुलेट हुए और मूर्तिकला के लिए बड़े स्टैंडर्ड यानी कि मानक सेट किए गए। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे स्कूल की डायरी में सारे रूल्स लिखे होते हैं कि यूनिफॉर्म कैसी होगी, वैसे ही गुप्त काल यानी कि गुप्ता काल में हमेशा के लिए नियम फिक्स कर दिया गया कि भगवान शिव या विष्णु जी की मूर्ति की लंबाई, चौड़ाई और डिजाइन परफेक्ट कैसी होनी चाहिए। द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेज वॉज डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला किंग ड्यूरिंग 9 to 13 सेंचुरी। 9 से 13 सेंचुरी के दौरान चोला किंग यानी कि चोल राजाओं के पैट्रोनेज यानी कि सपोर्ट और संरक्षण में ब्रॉन्ज यानी कि कांसा या तो बोले धातु की मूर्तियां बनाने की कला का बहुत बड़ा विकास यानी कि डेवलप्ड हुआ। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे साउथ भारत के चोल राजाओं ने मेटल के बेस्ट आर्टिस्ट को पैसे और इनाम दिए ताकि वे पिघले हुए मेटल से ऐसी मूर्तियां बनाएं जो कभी खराब ना हो। ब्रॉन्ज आइडल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस लाइक शिव, पार्वती, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु एक्सेट्रा वेर मेड इन दिस पीरियड। इस चोल पीरियड में शिव, पार्वती और नटराज, लक्ष्मी जी, विष्णु जी जैसे देवी देवताओं की बहुत ही शानदार ब्रॉन्ज आइडल यानी कि कांसे की मूर्तियां बनाई गई। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, आज भी जो हम डांस क्लास में भगवान शिव जी की नटराज वाली मेटल की मूर्तियां देखते हैं ना,
वैसे ही मूर्तियां बनाने का हुनर चोल राजाओं के समय ही चरम पर पहुंचा था। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। गंधारा आर्ट यानी कि अफगानिस्तान में शुरू हुआ, जिस पर ग्रीक और पर्शियन स्टाइल का असर था। फिर बच्चों हमने देखा मथुरा आर्ट यानी कि कुषाण काल में बढ़ा और इसी ने भारतीय देवी मूर्ति कला यानी कि आइकोनोग्राफी की नींव रखी। फिर बच्चों हमने देखा आइकोनोग्राफी यानी कि देवी देवताओं की मूर्तियां और उनके सिंबल्स बनाने की साइंस और पढ़ाई। फिर बच्चों हमने देखा गुप्ता पीरियड यानी कि इस जमाने में मूर्तियां बनाने के ऑल आइडिया फिक्स रूल्स और स्टैंडर्ड तैयार हुए। फिर बच्चों हमने देखा चोला ब्रोंज आर्ट यानी कि चोल राजाओं के समय नटराज और शिव पार्वती जैसी कांसे यानी कि ब्रॉन्ज की वर्ल्ड फेमस मूर्तियां बनी। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर यानी कि स्थापत्य और मूर्तिकला। There are a number of rock cut cave in India. The tradition of rock cut cave originated in India in the 3rd century BCE. इंडिया में बहुत सारी रॉक कट केव्स पहाड़ को काट कर बनाई गई गुफाएं मौजूद है। भारत में इन रॉक कट केव को बनाने की ट्रेडिशन यानी कि परंपरा 3rd सेंचुरी BCE में ओरिजिनेट यानी कि शुरू हुई थी। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, सोचो आज से लगभग 2300 साल पहले हमारे देश में पहाड़ों को काटकर उनके अंदर कमरे और गुफाएं बनाने का ट्रेंड शुरू हो चुका था। टेक्निकली द एंटायर कंपोजिशन ऑफ रॉक कट केव रिप्रेजेंट अ यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर्ट। अगर हम टेक्निकली देखें तो एक रॉक कट केव का जो पूरा स्ट्रक्चर यानी कि कंपोजिशन होता है वो आर्किटेक्चर यानी कि भवन निर्माण कला और स्कल्पचर आर्ट यानी कि मूर्ति कला का एक बहुत सुंदर यूनियन यानी कि मेल होता है। नहीं समझे बच्चों तो आपको मैं एग्जांपल में बताता हूँ। गुफा के अंदर कमरे और छत बनाना आर्किटेक्चर है और उसी गुफा के अंदर पत्थर को तराश कर मूर्तियाँ बनाना स्कल्पचर आर्ट है, यानी दोनों आर्ट्स का सुपर मिक्सचर। इट्स एंट्रेंस इंटीरियर विथ इट्स कर्व्ड कॉलम एंड इमेज आर एक्सेलेंट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर आर्ट। इन गुफाओं के एंट्रेंस यानी कि मेन गेट, अंदर का हिस्सा यानी कि इंटीरियर, नक्शाधारी यानी कि खंबे, कर्व कॉलम और मूर्तियाँ इमेज मूर्तिकला के एक्सेलेंट स्पेसिमेंट यानी कि बेहतरीन नमूने हैं। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जब आप किसी पुराने गुफा में जाते हो तो उसका गेट, अंदर के पिलर्स और दीवार पर बनी गॉड की मूर्तियाँ देखकर लगता है कि सब कुछ कितना परफेक्टली तराशा गया है। द पेंटिंग ऑन द वॉल एंड सीलिंग हैव सर्वाइव्ड इन सम ऑफ द केव्स टिल टुडे। कुछ गुफाओं की दीवारों यानी कि वॉल्स और छतों यानी कि सीलिंग पर बनाई गई रंगीन पेंटिंग आज भी बची हुई है यानी कि सर्वाइव कर रही है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, हजारों साल बीत गए, ना कोई पंखा था ना एशियन पेंट, फिर भी उन गुफाओं की छत पर बने कलश आज भी वैसे के वैसे चमक रहे हैं। The rock cut cave at Ajanta and Verul in Maharashtra were declared as a World Heritage in 1983. महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध यानी कि अजंता और वेरुल यानी कि एलोरा की रॉक कट केव को साल 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर डिक्लेयर किया गया था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये पूरे महाराष्ट्र और इंडिया के लिए गर्व की बात है कि पूरी दुनिया ने माना कि अजंता एलोरा जैसी गुफाएं पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। The temple architecture in India began to develop around 4th century CE during the Gupta period. भारत में मंदिर को बनाने का तरीका यानी कि टेम्पल आर्किटेक्चर 4th सेंचुरी CE के आसपास यानी कि गुप्ता पीरियड, गुप्त साम्राज्य के समय डेवलप्ड शुरू हुआ था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, गुफाओं के बाद राजाओं ने खुले मैदान में पत्थरों को जोड़कर सुंदर मंदिर बनाने की शुरुआत गुप्ता काल से की थी। The temple built at the beginning of the Gupta period had only the sanctum, sanctorium यानी कि गर्भगृह and a veranda with 4 column। गुप्ता पीरियड की शुरुआत में जो मंदिर बनते थे वे बहुत सिंपल थे। उनमें सिर्फ एक सेंटम, सेंटोरियम गर्भगृह जहां भगवान की मूर्ति रखी जाती है और 4 खंबे यानी कि कॉलम वाला एक छोटा सा बरामदा यानी कि वेरांदा होता था। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, शुरुआती मंदिर आज जैसे बड़े नहीं होते थे, जैसे एक छोटा सा कमरा जहां बप्पा बैठे हों और बाहर खड़े होने के लिए 4 पिलर्स वाला छोटा सा बरामदा, बस इतना ही सा रहता था। जैसे कि आप अपने गांव में भी देख सकते हो बच्चों, ठीक है, छोटे छोटे मंदिर रहेंगे। द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हैड रीच इट पीक बाय द 8th सेंचुरी CE। दिस इज इजीली टेस्टिफाइड बाय द मैग्निफिसेंट composition of the Kailash temple of Verul।
8th सेंचुरी सीई तक आते आते भारत का टेम्पल आर्किटेक्चर अपने पीक यानी कि सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका था। इस बात का पक्का सबूत टेस्टिफाइड वेरुल के भव्य कैलाश टेम्पल के शानदार मैग्निफिकेंट कंपोजिशन यानी कि स्ट्रक्चर को देखकर मिल जाता है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, अगर देखना हो कि कला कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी तो एलोरा का कैलाश मंदिर देख लो, जिसे ऊपर से नीचे एक ही पहाड़ काटकर इतनी ग्रैंड बनाया गया। बाय द मेडुअल पीरियड वेरियस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हैड डेवलप्ड इन इंडिया। मेडुअल पीरियड यानी कि मध्यकाल तक आते आते भारत में मंदिर बनाने के कई अलग अलग स्टाइल यानी कि स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड हो चुके थे। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे जैसे समय बदला देश के अलग अलग कोने के राजाओं ने अपने अपने तरीके से मंदिर की डिजाइन को चेंज और अपग्रेड करना शुरू किया। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर आइडेंटिफाइड बाय द स्टाइल ऑफ द टावर शिखर। मंदिर के इन अलग अलग स्टाइल को उनके टावर यानी शिखारा यानी कि मंदिर की चोटी या तो शिखर के डिजाइन से आइडेंटिफाई यानी कि पहचाना जाता है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, दूर से ही मंदिर की छत या चोटी यानी कि शिखर को देखकर हम बता सकते हैं कि यह मंदिर किस स्टाइल में बना हुआ है। The Nagar style of North India and the Dravid style of South India are the two principal style of India temple architecture। भारतीय मंदिर कला के दो सबसे प्रिंसिपल यानी कि मुख्य स्टाइल है उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया का नागर स्टाइल और दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया का द्रविड़ स्टाइल। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, उत्तर भारत के मंदिर के शिखर थोड़े चौकोर और घुमावदार होते हैं, जबकि साउथ के मंदिर के शिखर पिरामिड जैसे सीढ़ीदार और बहुत ऊंचे होते हैं। अ ब्लेंड ऑफ दिस टू स्टाइल इज नोन एज विसारा स्टाइल। जब नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल दोनों को आपस में ब्लेंड यानी कि मिक्स कर दिया जाता है तो उस मिक्सचर डिजाइन को विसारा स्टाइल कहा जाता है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे हम वेनिला और चॉकलेट आइसक्रीम को मिक्स करके ट्विस्टर फ्लेवर बना देते हैं, वैसे ही उत्तर और दक्षिण की कला मिलकर वेसर या तो विसारा स्टाइल बन गई। The Bhumija style seen in Madhya Pradesh and Maharashtra has a close resemble to the Nagar style from the structural viewpoint। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दिखने वाला भूमिजा स्टाइल बनावट के नज़रिए यानी कि स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट से काफ़ी हद तक नागर स्टाइल से मिलता जुलता यानी कि क्लोज रिसेंबल है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, अगर आप एमपी या महाराष्ट्र के भूमिजा यानी कि भूमिज स्टाइल के मंदिर देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो नॉर्थ इंडियन के नागर स्टाइल जैसा ही दिख रहा है। इन द भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ मिनिएचर टावर आर अरेंज विच बिकम स्मॉलर टूवर्ड द टॉप, हेंस द टावर अपीयर टू बी कंटिन्यूसली राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द टेम्पल टू द टॉप। भूमिजा स्टाइल में छोटे छोटे शिखर की एक पूरी सीरीज यानी कि सीरीज ऑफ मिनिएचर टावर्स इस तरह अरेंज की जाती है कि वे ऊपर जाते जाते और छोटे यानी कि स्मॉलर होते जाते हैं। इसी वजह से ऐसा लगता है कि पूरा टावर मंदिर के नीचे यानी कि बेस से ऊपर तक लगातार उड़ता ही जा रहा है। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे हम एक के ऊपर एक छोटे होते हुए डिब्बे रखते जाएं तो दूर से वो एक लंबी मीनार दिखती है, वैसे ही मंदिर के ऊपर छोटे छोटे शिखर बने होते हैं जो ऊपर तक जाते हैं। तो बच्चों, अभी हमने जितना शॉर्ट समरी पढ़ा उसको देख लेते हैं। रॉक कट केव यानी कि भारत में गुफाएं बनाने की कला 3rd सेंचुरी BCE से शुरू हुई, जैसे अजंता एलोरा जिन्हें 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। फिर हमने सीखा बच्चों गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त साम्राज्य 4th सेंचुरी में मंदिर बनना शुरू हुआ, जो पहले बहुत सिंपल यानी कि सिर्फ गर्भगृह और बरामदा थे। फिर हमने देखा बच्चों टेम्पल स्टाइल यानी कि मंदिर के स्टाइल की पहचान उनके शिखर यानी कि टावर की डिजाइन से होते हैं। फिर बच्चों हमने देखा मेन स्टाइल यानी कि उत्तर भारत का नागर, दक्षिण भारत का द्रविड़ और दोनों का मिक्सचर वेसर या तो वेसारा स्टाइल है। फिर हमने बच्चों देखा भूमिजा स्टाइल यानी कि महाराष्ट्र और MP का ये स्टाइल नागर स्टाइल जैसा ही है, जिसमें छोटे छोटे शिखर ऊपर की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा 6th लेक्चर होता हुआ ख़त्म। अब हम मिलेंगे 7th लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।